सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर बायोटेक्नोलॉजी है क्या। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये एक ऐसी टेक्निक है जहां हम लाइव ऑर्गेनिजम्स या उनके एंजाइम्स का यूज करके ऐसे प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस बनाते हैं जो इंसानों के काम आ सकें। इस हिसाब से देखा जाए तो दही जमाना, कर्ड, ब्रेड बनाना या वाइन बनाना, ये सब भी बायोटेक्नोलॉजी ही है, क्योंकि इनमें माइक्रोब्स का यूज होता है। लेकिन आज के टाइम पर हम बायोटेक्नोलॉजी वर्ड का यूज एक रिस्ट्रिक्टेड सेंस में करते हैं, यानी उन प्रोसेसेस के लिए जहां हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जीएमओ का यूज करते हैं बड़े लेवल पर काम करने के लिए। इतना ही नहीं, आजकल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, किसी खराब जीन को ठीक करना, जीन करेक्शन, डीएनए वैक्सीन बनाना या कोई नया जीन सिंथेसाइज करना, ये सब भी बायोटेक्नोलॉजी का ही हिस्सा है। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ईएफबी ने इसकी एक बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन दी है, जो पुराने और नए दोनों व्यूज को जोड़ती है। ईएफबी कहती है कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स thereof एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिजम्स को मिलाकर प्रोडक्ट्स तैयार करना। अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पर। दो ऐसी मेन टेक्निक्स हैं जिन्होंने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को जन्म दिया। पहली है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जहां हम डीएनए या आरएनए के केमिस्ट्री को चेंज करके उसे किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालते हैं ताकि उस ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप बदल जाए। दूसरी है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जिसमें हम एकदम स्टेराइल यानी इन्फेक्शन फ्री माहौल तैयार करते हैं ताकि सिर्फ वही माइक्रोब्स या सेल्स ग्रो करें जिन्हें हम चाहते हैं, और उनसे बड़े लेवल पर एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स या इंजाइम्स बनाए जा सकें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल से बेहतर क्यों है। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशंस लाता है जो पॉपुलेशन के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करता है। पहले हम ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन करते वक्त अच्छे जीन्स के साथ साथ गलती से बुरे या अनडिसरेबल जीन्स भी ट्रांसफर कर देते थे। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने, जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर की मदद से अब हम बिना किसी अनडिजायरेबल जीन के सिर्फ अपना पसंदीदा जीन ही टारगेट ऑर्गेनिज्म में डाल सकते हैं। अब सोचिए, अगर हम डीएनए का एक टुकड़ा किसी एलियन यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल दें तो क्या होगा। ज्यादातर केसेस में वो डीएनए वहां मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो डीएनए उस होस्ट के जीनोम के साथ जुड़ जाए तो वो मल्टीप्लाई भी करेगा और आगे की जनरेशन्स में इनहेरिट भी होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो एलियन डीएनए अब क्रोमोसोम का हिस्सा बन चुका है, और क्रोमोसोम के पास एक खास सीक्वेंस होता है जिसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओआरआई कहते हैं। बिना ओआरआई के रेप्लिकेशन शुरू नहीं हो सकती। इसलिए जब हम एलियन डीएनए को ओआरआई के साथ जोड़ देते हैं तो वो होस्ट के अंदर अपनी कई कॉपीज बनाने लगता है, जिसे हम क्लोनिंग कहते हैं। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैसे बना, ये एक बहुत ही रोमांचक कहानी है। स्टैनली कोहेन और हार्बर्ट बॉयर ने 1972 में ये कारनामा कर दिखाया। उन्होंने सेलेमोनेला टाइफीम्यूरियम नाम के बैक्टीरिया का एक प्लाज्मिड, जो कि एक सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो खुद रिप्लिकेट कर सकता है, लिया। उन्होंने उस प्लाज्मिड से एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को काट कर निकाला। ये कटिंग कैसे मुमकिन हुई? मॉलिक्यूलर सिजर्स यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की वजह से। फिर उन्होंने उस कटे हुए डीएनए के टुकड़े को एक दूसरे प्लाज्मिड डीएनए वेक्टर के साथ जोड़ दिया। वेक्टर बिल्कुल उस मच्छर की तरह काम करता है जो मलेरिया के पैरासाइट को इंसान तक पहुंचाता है। यहाँ प्लाज्मिड ने वेक्टर का काम किया ताकि जीन ट्रांसफर हो सके। इन दोनों डीएनए को जोड़ने का काम किया डीएनए लाइगेज एंजाइम ने, जो बिल्कुल ग्लू की तरह काम करता है। इस तरह बन गया एक नया सर्कुलर डीएनए जिसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। जब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एशरिची कोलाई ई कोलाई में डाला गया तो वो वहां रेप्लिकेट करने लगा और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की कई कॉपीज बन गई। इसे ही हम कहते हैं ई कोलाई में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की क्लोनिंग। तो हम कह सकते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के तीन मेन स्टेप्स हैं। पहले, डिजायरेबल जीन वाले डीएनए की पहचान करना, उस आइडेंटिफाइड डीएनए को होस्ट में इंट्रोड्यूस करना, उस डीएनए को होस्ट में मेंटेन रखना और उसकी प्रोजेनी आने वाली पीढ़ी तक ट्रांसफर करना। अब बात करते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। इस पूरे प्रोसेस के लिए हमें कुछ खास टूल्स चाहिए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, पॉलीमरेज एंजाइम्स, लीगेसेस, वेक्टर्स और एक होस्ट ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को समझते हैं।
1963 में ई कोलाई के अंदर दो एंजाइम्स मिले जो बैक्टीरियोफाइज वायरस की ग्रोथ को रोक रहे थे। एक एंजाइम डीएनए पर मिथिल ग्रुप लगा रहा था और दूसरा डीएनए को काट रहा था। काटने वाले को कहा गया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो डिस्कवर हुआ उसका नाम था हिंड 2। ये एंजाइम डीएनए को हमेशा एक खास पॉइंट पर ही काटता है, जहां 6 बेस पेयर्स का एक स्पेशल सीक्वेंस होता है जिसे हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। आज हमारे पास 900 से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जो बैक्टीरिया के 230 से ज्यादा स्ट्रेन से निकाले गए हैं। इनका नामकरण, नेमिंग कन्वेंशन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। नाम का पहला लेटर हमेशा जेनस से आता है और अगले 2 लेटर्स स्पीशीज से, उस प्रोकैरियोटिक सेल की जहां से वो निकलता है। जैसे इको आरआई में ई आया एस्चेरिचिया से, को आया कोलाई से और आर आया स्ट्रेन के नाम से, RY13। इस तरह से ये एंजाइम्स बायोलॉजिकल साइंस की दुनिया में एक क्रांति लेकर आए हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एक बड़ी क्लास को बिलोंग करते हैं जिसे हम न्यूक्लियसिस कहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियसिस जो डीएनए के किनारों एंड्स से न्यूक्लिक एसिड्स को हटाते हैं, और एंडोन्यूक्लियसिस जो डीएनए को अंदर से किसी स्पेसिफिक जगह पर काटते हैं। हर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस डीएनए की पूरी लेंथ को इंस्पेक्ट करता है और जैसे ही उसे अपना खास रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलता है वो वहां बाइंड हो जाता है। वो डीएनए के डबल हेलिक्स के दोनों स्ट्रैंड्स को उनके शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स पर स्पेसिफिक पॉइंट से काट देता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एंजाइम्स पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को पहचानते हैं। पैलिंड्रोम क्या होता है? जैसे वर्ड है मलयालम, इसे चाहे आगे से पढ़ो या पीछे से, ये एक ही साउंड करता है। डीएनए में पैलिंड्रोम का मतलब है बेस पेयर्स का ऐसा सीक्वेंस जो दोनों स्ट्रैंड्स पर सेम पढ़ा जाए। बस कंडीशन ये है कि पढ़ने की डायरेक्शन, ओरिएंटेशन सेम होनी चाहिए। जैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम या 3 प्राइम टू 5 प्राइम। एग्जाम्पल के लिए इको आरआई का रिकॉग्निशन सीक्वेंस है 5 प्राइम GAATTC, 3 प्राइम 3 प्राइम CTTAAG, 5 प्राइम। अब ये एंजाइम काटता कैसे है? इको आरआई हमेशा G और A के बीच में ही कट लगाता है, लेकिन पैलिंड्रोम के सेंटर से थोड़ा दूर। इसका रिजल्ट ये होता है कि डीएनए के एंड्स पर सिंगल स्ट्रैंडेड हिस्से बच जाते हैं, जिन्हें स्टिकी एंड्स कहते हैं। इन्हें स्टिकी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री कटे हुए हिस्सों के साथ बहुत आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं, और इसी स्टिकीनेस की वजह से डीएनए लाइगेज एंजाइम का काम आसान हो जाता है। एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखना, अगर हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ही काटना होगा, ताकि उनके स्टिकी एंड्स एक दूसरे के साथ मैच कर सकें। जब हम डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट देते हैं तो हमें डीएनए के बहुत सारे टुकड़े मिलते हैं। इन्हें अलग कैसे करें? इसके लिए हम यूज करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल्स नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, इसलिए हम उन्हें एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। हम यहाँ एगरोस जेल का मैट्रिक्स यूज करते हैं जो सीवीड से मिलता है। इस जेल में छोटे छोटे छेद, पोर्स होते हैं जो सीविंग इफेक्ट देते हैं। इसका मतलब ये है कि डीएनए का जो टुकड़ा जितना छोटा होगा वो उतनी ही तेजी से और उतनी ही दूर तक जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप इन डीएनए बैंड्स को नॉर्मल लाइट में नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए पहले डीएनए को एथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करना पड़ता है और फिर उस पर यूवी रेडिएशन डालनी पड़ती है। तब जाकर आपको चमकदार ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देते हैं। जब हमें हमारा मनपसंद डीएनए बैंड मिल जाता है तो हम उसे जेल से काट कर निकाल लेते हैं। इस स्टेप को इल्यूजन कहते हैं। फिर इसी प्यूरिफाइड डीएनए को हम क्लोनिंग वेक्टर्स के साथ जोड़ देते हैं। अब बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स की। प्लास्मिड्स और बैक्टीरियोफाइजस के पास ये काबिलियत होती है कि वो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर होस्ट डीएनए से इंडिपेंडेंट होकर रिप्लिकेट कर सकें। बैक्टीरियोफाइजस का नंबर सेल में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनका कॉपी नंबर भी बहुत हाई होता है। आजकल हम जो वेक्टर्स यूज करते हैं उन्हें इस तरह इंजीनियर किया गया है कि वो फॉरेन डीएनए को आसानी से लिंक कर सकें और हमें रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स के बीच फर्क करने में मदद करें। अब चलिए दोस्तों, हम क्लोनिंग वेक्टर्स के उन फीचर्स को समझते हैं जो क्लोनिंग को मुमकिन बनाते हैं और देखते हैं कि डीएनए को होस्ट सेल के अंदर कैसे भेजा जाता है। क्लोनिंग वेक्टर बनने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली है ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन।
ORI। ये वो सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन शुरू होती है। अगर आप कोई भी डीएनए का टुकड़ा इस ORI से जोड़ देते हैं तो वो होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट होने लगता है। ओरी ही ये डिसाइड करता है कि लिंक्ड डीएनए की कितनी कॉपीज बनेंगी। इसलिए अगर हमें ज्यादा कॉपीज चाहिए तो हमें ऐसा वेक्टर चुनना चाहिए जिसका ओरी हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करे। दूसरी जरूरी चीज है सेलेक्टेबल मार्कर। ओरी के साथ साथ वेक्टर को एक मार्कर भी चाहिए होता है जो हमें ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स के बीच फर्क बताए। ट्रांसफॉर्मेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम एक डीएनए का टुकड़ा बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं। नॉर्मल इकोलाई सेल्स के पास कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होती। इसलिए हम ऐसे जीन्स जैसे एम्पिसिलिन, क्लोरा एम्पेनिकल, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स को सेलेक्टेबल मार्कर्स की तरह यूज करते हैं ताकि हम सिर्फ उन सेल्स को जिंदा रख सकें जिनमें हमारा डीएनए चला गया है। तीसरा फीचर है क्लोनिंग साइट्स। एलियन डीएनए को जोड़ने के लिए वेक्टर के पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए रिकॉग्निशन साइट्स होनी चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि ये साइट एक ही हों, प्रेफरेबली सिंगल, क्योंकि अगर एक से ज्यादा साइट्स हुई तो डीएनए के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे और क्लोनिंग मुश्किल हो जाएगी। एनसीईआरटी में PBR 322 वेक्टर का डायग्राम देखिए। इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स AMP पावर R और TET पावर R के अंदर ही क्लोनिंग साइट्स होती हैं। जैसे अगर आप फॉरेन डीएनए को बाम HI साइट पर जोड़ते हैं जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर है, तो वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड अपनी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खो देगा। इसे हम इंसर्टेशनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। फिर हम इसे सेलेक्ट कैसे करेंगे? पहले हम सेल्स को एम्पिसिलिन वाले मीडियम पर ग्रो करेंगे जिससे ट्रांसफॉर्मेंट्स जिंदा रहेंगे। फिर उन्हें टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम पर ट्रांसफर करेंगे। रिकॉम्बिनेंट्स एम्पिसिलिन पर तो ग्रो करेंगे लेकिन टेट्रासाइक्लिन पर नहीं, जबकि नॉन रिकॉम्बिनेंट्स दोनों पर ग्रो करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये दो दो प्लेट्स वाला काम थोड़ा लंबा और थका देने वाला है। इसलिए साइंटिस्ट ने नए सेलेक्टेबल मार्कर्स बनाए जो कलर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट पर बेस होते हैं। इसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज के कोडिंग सीक्वेंस के बीच में डालते हैं। अगर डीएनए इंसर्ट हो गया तो एंजाइम नहीं बनेगा, इंसर्टेशनल इनएक्टिवेशन। अगर एंजाइम बनता है तो वो सबस्ट्रेट के साथ मिलकर ब्लू कॉलोनीज देता है। लेकिन अगर इंसर्ट आ गया है तो कॉलोनीज का कोई कलर नहीं होता, वो वाइट रहती हैं। बस वाइट कॉलोनियाज देखकर हम समझ जाते हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट्स हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ बैक्टीरिया में ही जीन डाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमने बैक्टीरिया और वायरस से ही सीखा है कि जीन्स को प्लांट्स और एनिमल्स में कैसे भेजा जाए। जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिंस, एक प्लांट पैथोजन के पास टीआई प्लाज्मिड होता है जो नॉर्मल प्लांट सेल्स को ट्यूमर सेल्स में बदल देता है। हमने इस टीआई प्लाज्मिड को डिसार्म कर दिया है, यानी अब ये बीमारी नहीं फैलाता बल्कि हमारे काम के जीन्स को प्लांट्स तक पहुंचाता है। वैसे ही एनिमल्स के लिए हम रेट्रोवायरस का यूज करते हैं, उन्हें डिसार्म करके। लेकिन डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, वो सेल मेम्ब्रेन से आसानी से नहीं गुजर सकता। इसलिए हम होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाते हैं। इसके लिए सेल्स को डाइवॉल्वेंट केटायंस जैसे कैल्शियम से ट्रीट किया जाता है। फिर उन्हें बर्फ आइस पर रखा जाता है। फिर 42 डिग्री सेल्सियस पर हीट शॉक दिया जाता है और वापस बर्फ पर रखा जाता है। इससे बैक्टीरिया डीएनए को अंदर ले लेता है। इसके अलावा कुछ और मेथड्स भी हैं। प्रो इंजेक्शन, जिसमें डीएनए सीधा एनिमल सेल के न्यूक्लियस में इंजेक्ट किया जाता है। बायोलिस्टिक्स या जीन गन, जिसमें गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल्स डीएनए से कोटेड को हाई वेलोसिटी के साथ प्लांट सेल्स पर बॉम्बार्ड किया जाता है। डिसार्म्ड पैथोजेंस, जो सेल को इन्फेक्ट करके हमारा डीएनए ट्रांसफर कर देते हैं। आखिर में आते हैं प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पर। इसका सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। हमें डीएनए को एकदम प्योर फॉर्म में निकालना होता है। सेल वॉल को तोड़ने के लिए हम एंजाइम्स यूज करते हैं। बैक्टीरिया के लिए लाइसोजाइम, प्लांट्स के लिए सेल्यूलेज और फंगस के लिए काइटिनेज। डीएनए के साथ जो आरएनए होता है उसे राइबोन्यूक्लियस से और प्रोटीन्स को प्रोटीएज से हटाया जाता है। सब कुछ साफ करने के बाद जब हम चिल्ड इथेनॉल, एकदम ठंडी अल्कोहल डालते हैं तो डीएनए के बारीक धागे, थ्रेड्स, प्रेसिपिटेट होकर बाहर आ जाते हैं, जिसे हम स्पूलिंग कहते हैं। अब तक हमने डीएनए निकाल लिया है। अब देखते हैं उसके साथ आगे क्या होता है। कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस वाला स्टेप तब शुरू होता है
जब हम प्यूरिफाइड डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साथ ऑप्टिमल कंडीशंस में रखते हैं। इस कटिंग की प्रोग्रेस को चेक करने के लिए हम फिर से एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सहारा लेते हैं। क्योंकि डीएनए नेगेटिव चार्ज है, वो एनोड की तरफ भागता है। ये सेम प्रोसेस हम वेक्टर डीएनए के साथ भी रिपीट करते हैं। जब दोनों सोर्स डीएनए और वेक्टर डीएनए कट जाते हैं, तो हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कटे हुए वेक्टर के साथ मिलाते हैं और लाइगेज एंजाइम डाल देते हैं। बस, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया। लेकिन दोस्तों, अगर हमारे पास डीएनए की क्वांटिटी बहुत कम हो तो तब काम आता है पीसीआर, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसे हम डीएनए की फोटोकॉपी मशीन कह सकते हैं। पीसीआर में हम 3 मेन स्टेप्स फॉलो करते हैं। 1. डिनेचुरेशन। हाई हीट से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग किया जाता है। 2. एनीलिंग। 2 सेट्स ऑफ प्राइमर, छोटे केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स को दोनों स्ट्रैंड्स पर जोड़ा जाता है। 3. एक्सटेंशन। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स का यूज करके प्राइमर्स को आगे बढ़ाता है। यहाँ एक स्पेशल एंजाइम यूज होता है, टैक पॉलीमरेज, जो थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरिया से मिलता है। ये एंजाइम हाई टेम्परेचर पर भी एक्टिव रहता है। अगर ये साइकिल 30 बार रिपीट की जाए तो हमें डीएनए की लगभग 1 बिलियन कॉपीज मिल सकती हैं। अगला स्टेप है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। इसमें हम लाइगेटेड डीएनए को रेसिपिएंट सेल्स जैसे ई कोलाई में डालते हैं। अगर हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है और हम उसे एम्पिसिलिन वाले प्लेट पर फैलाएं, तो सिर्फ ट्रांसफॉर्म सेल्स ही ग्रो करेंगे। यहाँ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन एक सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम कर रहा है। सवाल ये है कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं? ताकि हमें हमारा फॉरेन जीन प्रोडक्ट मिल सके। जब हम किसी एलियन जीन को किसी हेट्रोलॉगस होस्ट दूसरे ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो जो प्रोटीन बनता है उसे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। लैबोरेटरी में तो हम इसे छोटे लेवल पर करते हैं, लेकिन बड़े लेवल यानी कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए हमें बायोरिएक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। बायोरिएक्टर्स बड़े वेसल्स होते हैं, 100 से 1000 लीटर, जहां रॉ मटेरियल्स को बायोलॉजिकली स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स या एंजाइम्स में बदला जाता है। ये बायोरिएक्टर ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए ऑप्टिमल कंडीशंस देता है, जैसे सही टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट्स, विटामिन्स और ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला बायोरिएक्टर है स्टरिंग टाइप। स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर साइलिंड्रिकल होता है, जिसका बेस कर्व्ड होता है ताकि मिक्सिंग आसान हो। इसमें एक एगिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फोम कंट्रोल, टेम्परेचर और पीएच कंट्रोल सिस्टम होता है। इसमें सैम्पलिंग पोर्ट्स भी होते हैं, जहां से हम थोड़ा सा कल्चर निकालकर चेक कर सकते हैं। एक वेरिएंट होता है स्पार्ज्ड स्टर्ड टैंक, जिसमें स्टेराइल एयर बबल्स को स्पार्ज फव्वारे की तरह छोड़ा जाता है ताकि ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया बढ़ जाए। आखिर में आता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। जब बायोसिंथेटिक स्टेज पूरी हो जाती है, तो प्रोडक्ट को मार्केट में भेजने से पहले कड़ी सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन से गुजरना पड़ता है। इसमें सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, और अगर वो कोई दवाई ड्रग है तो उसके क्लिनिकल ट्रायल्स भी होते हैं। हर प्रोडक्ट के लिए स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग की जाती है ताकि सेफ्टी और क्वालिटी बनी रहे। तो दोस्तों, ये था पूरा सफ़र, एक जीन को पहचानने से लेकर उससे मार्केट में बिकने वाला प्रोडक्ट बनाने तक का। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। पिछले चैप्टर में हमने सीखा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि असली जिंदगी में इसका यूज करके इंसानों का भला कैसे किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी का यूज थेरेपेटिक्स, दवाइयाँ, डायग्नोस्टिक्स, बीमारी की पहचान, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, प्रोसेस्ड फूड, बायो रिमीडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट और एनर्जी प्रोडक्शन में होता है। एनसीईआरटी कहती है कि बायोटेक्नोलॉजी के 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं। सबसे पहला, बेहतर कैटलिस्ट, माइक्रोब या एंजाइम प्रोवाइड करना। दूसरा, इंजीनियरिंग से उस कैटलिस्ट के लिए ऑप्टिमल कंडीशंस तैयार करना। तीसरी, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जिससे फाइनल प्रोडक्ट को प्योर फॉर्म में निकाला जा सके। अब बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर की। खाना बढ़ाने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला, एग्रोकेमिकल बेस्ड, फर्टिलाइजर्स यूज करके। दूसरा, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। और तीसरा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ग्रीन रेवोल्यूशन ने खाना तो 3 गुना बढ़ा दिया, लेकिन बढ़ती पॉपुलेशन के लिए वो भी कम था। साथ ही एग्रोकेमिकल्स फार्मर्स के लिए बहुत महंगे थे और कन्वेंशनल ब्रीडिंग से यील्ड बढ़ाने की एक लिमिट आ गई थी। इसलिए एक नई टेक्निक आई, टिश्यू कल्चर।
इसका मतलब है कि प्लांट के किसी भी हिस्से को टेस्ट ट्यूब में स्टेराइल कंडीशंस में रखकर पूरा नया प्लांट बनाया जा सकता है। इस कैपेसिटी को टोटीपोटेंसी कहते हैं। इस मेथड से बहुत कम समय में हजारों प्लांट्स बनाए जा सकते हैं, जिसे माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं। ये सारे प्लांट्स अपने ओरिजिनल प्लांट के जैसे होते हैं, इसलिए इन्हें सोम क्लोन्स कहा जाता है। बनाना, एप्पल और टोमेटो ऐसे ही कमर्शियल स्केल पर बनाए गए हैं। इसका एक और बड़ा फायदा ये है कि अगर प्लांट बीमार है, तब भी हम उसका मेरिस्टीम निकाल कर वायरस फ्री प्लांट बना सकते हैं, क्योंकि मेरिस्टीम वायरस फ्री होता है। साइंटिस्ट ने दो अलग अलग वेराइटीज के प्रोटोप्लास्ट बिना सेल वॉल वाले सेल्स को फ्यूज करके एक नया हाइब्रिड भी बनाया है, जिसे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जैसे कि टोमेटो और पोटैटो को फ्यूज करके पोमैटो बनाया गया। पर बदकिस्मती से इसमें सारे डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिल पाए। अब आते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जीएमओ पर। प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगी या एनिमल्स जिनके जीन्स बदल दिए गए हैं, उन्हें जीएमओ कहते हैं। जीएम प्लांट्स के बहुत सारे फायदे हैं। ये एबायोटिक स्ट्रेस, ठंडी, सूखा, नमक, गर्मी को झेल सकते हैं। इनसे पेस्टिसाइड्स पर निर्भरता कम हो जाती है। पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, फसल कटने के बाद होने वाला नुकसान को कम करते हैं। प्लांट्स की मिनरल्स यूज करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इनसे खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है, जैसे गोल्डन राइस जो विटामिन ए से भरपूर होता है। एक बेहतरीन एग्जाम्पल है बीटी कॉटन। बेसिलस थुरिंगिया नाम का बैक्टीरिया एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जो कुछ इंसेक्ट्स जैसे टोबैको बडवर्म, बीटल, फ्लाइज, मॉस्किटोज को मार देता है। ये बैक्टीरिया अपने ग्रोथ की एक स्पेसिफिक फेज में प्रोटीन क्रिस्टल्स बनाता है, जिसमें इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है। अब आप सोचेंगे कि ये टॉक्सिन बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारता, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के रूप में होता है। लेकिन जैसे ही इंसेक्ट इसे खाता है, उसके गट की एल्कलाइन पीएच इस क्रिस्टल को सॉल्युबलाइज कर देती है और प्रोटॉक्सिन एक्टिव टॉक्सिन में बदल जाता है। ये एक्टिव टॉक्सिन इंसेक्ट के मिडगट की एपिथेलियल सेल से बाइंड होकर उसमें छेद कर देता है, जिससे सेल्स फूल जाते हैं और इंसेक्ट की मौत हो जाती है। इस बीटी टॉक्सिन जीन को बैक्टीरिया से निकालकर कॉटन, कॉर्न, राइस, टमेटो और पोटैटो जैसे प्लांट्स में डाला गया है, जिससे ये प्लांट्स खुद ही अपना बचाव इंसेक्ट से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बीटी कॉटन के बाद अब हम बायोटेक्नोलॉजी के कुछ और कमाल के एप्लीकेशंस देखते हैं जो खेती और मेडिसिन की दुनिया बदल रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि बीटी टॉक्सिन के जीन्स को प्लांट्स में कैसे यूज किया जाता है। साइंटिस्ट ने बैसिलस थुरिंगियान्स से स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स आइसोलेट किए और उन्हें क्रॉप्स जैसे कॉटन में डाल दिया। कौन सा जीन लेना है, ये क्रॉप और उस पर हमला करने वाले पेस्ट पर डिपेंड करता है, जैसे क्राई आई ए सी और क्राई आई ए बी। जीन्स कॉटन बॉल्स वॉर्म्स को कंट्रोल करते हैं, जबकि क्राई आई ए बी कॉर्न बोरर को रोकता है। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक समझते हैं, जिसे आरएनए इंटरफेरेंस आरएनएआई कहते हैं। एक नेमेटोड है, मेलोइडोगाइन इनकॉग्निटा, जो टोबैको प्लांट्स की रूट्स को इन्फेक्ट करता है और ईल्ड बहुत कम कर देता है। आरएनएआई एक ऐसा सेलुलर डिफेंस मेथड है जो सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में मिलता है। इसमें हम एक स्पेसिफिक एमआरएनए को साइलेंस कर देते हैं। कैसे? एक कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डीएसआरएनए मॉलिक्यूल बनाकर जो एमआरएनए से बाइंड हो जाता है और उसका ट्रांसलेशन प्रोटीन बनाना रोक देता है। टोबैको प्लांट में हमने एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स का यूज करके नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स डाले। इन जीन्स ने होस्ट सेल के अंदर सेंस और एंटी सेंस दोनों आरएनए बनाए। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से जुड़ गए और उन्होंने डीएसआरएनए बना दिया। इस डीएसआरएनए ने आरएनएआई प्रोसेस शुरू किया और नेमेटोड के स्पेसिफिक एमआरएनए को साइलेंस कर दिया। रिजल्ट? पैरासाइट उस ट्रांसजेनिक होस्ट में जिंदा नहीं रह पाया और प्लांट सुरक्षित हो गया। अब आते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन पर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने हेल्थ केयर में क्रांति ला दी है, क्योंकि अब हम सेफ और ज़्यादा इफेक्टिव दवाइयाँ मास स्केल पर बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स ह्यूमन बॉडी में अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस, एलर्जिक रिएक्शंस ट्रिगर नहीं करते, जो अक्सर एनिमल सोर्स से निकाली गई दवाइयों में देखा जाता था। आज पूरी दुनिया में लगभग 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स अप्रूव्ड हैं, जिनमें से 12 इंडिया में बेचे जा रहे हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को रेगुलर इंसुलिन लेना पड़ता है। पहले इंसुलिन स्लॉटर्ड कैटल
और पिग्स के पेनक्रियास से निकाला जाता था, जिससे कुछ पेशेंट्स को एलर्जी हो जाती थी। ह्यूमन इंसुलिन दो छोटे पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है, चेन ए और चेन बी, जो आपस में डिसअल्फाइड ब्रिजेस से जुड़े होते हैं। मैमल्स में इंसुलिन पहले एक प्रो हार्मोन की तरह बनता है, जैसे प्रो एंजाइम होता है, जिसे प्रोसेस होना पड़ता है। इस प्रो हार्मोन में एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है, जिसे सी पेप्टाइड कहते हैं। मैच्योर इंसुलिन में ये सी पेप्टाइड नहीं होता। रिकॉम्बिनेंट डीएनए से इंसुलिन बनाने में सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि इंसुलिन को उसके मैच्योर फॉर्म में कैसे असेंबल किया जाए। 1983 में अमेरिकन कंपनी एली लिली ने 2 डीएनए सीक्वेंसेस बनाए, जो चेन ए और बी के लिए कोड करते थे। उन्हें ई कोलाई के प्लाज्मिड्स में डालकर अलग अलग चेन्स बनाई गईं। फिर उन्हें निकालकर डाई सल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया गया और बन गया असली ह्यूमन इंसुलिन। अगला एप्लीकेशन है जीन थेरेपी। अगर कोई बच्चा हेरिटरी बीमारी के साथ पैदा हुआ है, तो जीन थेरेपी उसे ठीक करने की एक कोशिश है। इसमें हम एक नॉर्मल जीन को व्यक्ति के सेल्स या एम्ब्रियो में डिलीवर करते हैं, ताकि वो डिफेक्टिव जीन की जगह ले सके और उसका काम संभाल सके। पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990 में एक 4 साल की लड़की को दी गई थी, जिसे एडिनोसिन डीए एमिनेज एडीए डेफिशिएंसी थी। ये एंजाइम इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है और ये जीन के डिलीशन की वजह से होती है। इसका इलाज बोन मरो ट्रांसप्लांटेशन या एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से भी हो सकता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। जीन थेरेपी में हम पेशेंट के ब्लड से लिम्फोसाइट्स निकालकर उन्हें कल्चर करते हैं और उनमें एडीए सीडीएनए रेट्रोवायरल वेक्टर यूज करके डालते हैं। फिर ये सेल्स वापस पेशेंट में डाल दिए जाते हैं। क्योंकि ये सेल्स इमॉर्टल नहीं हैं, पेशेंट को बार बार ये इन्फ्यूजन लेना पड़ता है। लेकिन अगर हम एडीए बनाने वाले जेन्स को मेरो सेल्स से निकालकर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में सेल्स में डाल दें, तो ये एक परमानेंट क्योर हो सकता है। तो दोस्तों, ये था बायोटेक्नोलॉजी का कमाल मेडिसिन की दुनिया में। चलिए दोस्तों, अब हम बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन वाले हिस्से को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि ये मेडिसिन और डायग्नोसिस में कैसे क्रांति रेवोल्यूशन ला रहा है। सबसे पहले बात करते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की। बीमारी का सही इलाज तभी मुमकिन है जब उसकी पहचान डायग्नोसिस सही वक्त पर हो। पुराने तरीके जैसे सीरम और यूरिन एनालिसिस से बीमारी का तब पता चलता है जब पैथोजन की संख्या बॉडी में बहुत बढ़ चुकी होती है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी की वजह से अब हमें अर्ली डायग्नोसिस की सुविधा मिली है। इसके लिए 3 मेन टेक्निक्स हैं। पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगर बैक्टीरिया या वायरस की संख्या बहुत कम है, तब भी पीसीआर उसके न्यूक्लिक एसिड को एम्प्लीफाई करके उसे डिटेक्ट कर लेता है। आजकल पीसीआर का रूटीन यूज एचआईवी डिटेक्ट करने के लिए और सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स में म्यूटेशंस ढूंढने के लिए हो रहा है। ऑटो रेडियोग्राफी। इसमें एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए को रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल प्रोब के साथ जोड़ा जाता है और उसे सेल्स के क्लोन में हाइब्रिडाइज होने दिया जाता है। अगर किसी जीन में म्यूटेशन है, तो वो प्रोब उससे नहीं जुड़ेगा और फोटोग्राफिक फिल्म पर दिखाई नहीं देगा। एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। बीमारी का पता या तो पैथोजन के एंटीजेंस, प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स को देखकर लगाया जाता है या फिर बॉडी में उसके खिलाफ बनी एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करके। अब आते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स पर। ऐसे एनिमल्स जिनके डीएनए में मैनिपुलेशन करके एक एक्स्ट्रा जीन डाला गया हो, उन्हें ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। इनमें 95% से ज्यादा माइस चूहे होते हैं। लेकिन ट्रांसजेनिक रैबिट्स, पिग्स, शीप, काउंस और फिश भी बनाए गए हैं। हम इन्हें क्यों बनाते हैं? इसके 5 बड़े कारण हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। इनसे हम समझ सकते हैं कि जीन्स कैसे रेगुलेट होते हैं और बॉडी के डेवलपमेंट जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर पर क्या असर डालते हैं। स्टडी ऑफ डिजीज। इन्हें ऐसे डिजाइन किया जाता है कि ये इंसानी बीमारियों के लिए मॉडल का काम करें। आज कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस और अल्जाइमर के लिए ट्रांसजेनिक मॉडल्स मौजूद हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। कई बीमारियों का इलाज महंगा होता है, इसलिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स से सस्ते बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स निकालते हैं। जैसे एम्फिसीमा के इलाज के लिए ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्राइप्सिन बनाया गया। 1997 में पहली ट्रांसजेनिक काऊ रोजी ने ऐसा दूध दिया जिसमें ह्यूमन प्रोटीन अल्फा लैक्टलबॉमिन 2.4 ग्राम प्रति लीटर था, जो नेचुरल काऊ मिल्क से ज्यादा बैलेंस था। वैक्सीन सेफ्टी। पोलियो वैक्सीन जैसे टीके इंसानों पर यूज करने से पहले ट्रांसजेनिक माइस पर टेस्ट किए जाते हैं। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग।
इन्हें टॉक्सिन्स के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव बनाया जाता है ताकि हम टॉक्सिसिटी के रिजल्ट्स कम समय में पा सकें। आखिर में बात करते हैं एथिकल इश्यूज की। इंसान बिना किसी रेगुलेशन के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ मनमानी नहीं कर सकता, इसलिए कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स जरूरी हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी बनाई है, जो GM रिसर्च की वैलिडिटी और पब्लिक सेफ्टी का फैसला लेती है। एक और बड़ा मुद्दा है पेटेंट्स का। कुछ कंपनीज उन रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल नॉलेज पर पेटेंट ले लेती हैं जो सदियों से फार्मर्स यूज कर रहे हैं। बासमती राइस। इंडिया में राइस की 2 लाख वैरायटीज हैं, जिनमें से 27 डॉक्यूमेंटेड बासमती की हैं। लेकिन 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने US पेटेंट ऑफिस से बासमती पर पेटेंट ले लिया, जबकि वो वैरायटी असलियत में इंडियन फार्मर्स की वैरायटी को सेमी ड्वार्फ वैरायटी से क्रॉस करके बनाई गई थी। बायोपायरेसी। जब मल्टीनेशनल कंपनीज किसी देश के बायो रिसोर्सेज को बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन और बिना किसी पेमेंट के यूज करती हैं, तो उसे बायोपायरेसी कहते हैं। अब इंडियन पार्लियामेंट ने इंडियन पेटेंट्स बिल में दूसरा अमेंडमेंट क्लियर किया है ताकि पेटेंट टर्म्स, रिसर्च और बायोपायरेसी जैसे मुद्दों को हैंडल किया जा सके। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरा चैप्टर। उम्मीद है आपको बायोटेक्नोलॉजी के ये एप्लीकेशंस अच्छे से समझ आ गए होंगे।